जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का जी के पाठशाला में। आज हम लोग बात करने वाले हैं सी टेट में जो पेड़ों से क्वेश्चन बनते हैं। सारे पेड़ों को कवर किया गया है एक ही वीडियो में और बड़ी आसानी से आप देखेंगे यहीं से क्वेश्चन आते हैं, हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिए हम लोग कवर करने का प्रयास करते हैं। बात कर लेंगे, सबसे पहला पेड़ क्या है? रेगिस्तानी ओक के बारे में हम पढ़ेंगे। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तानी जो ओक है वो कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। क्वेश्चन ऐसे आता है, रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है, ब्राज़ील में पाया जाता है, अफ्रीका में पाया जाता है, ऐसे आता है। अगर आपको पता होगा तो सीधे आप लगा देंगे ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के कुल भूभाग के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर मरुस्थल का विस्तार है। भाई सर्वाधिक क्षेत्रफल पर ऑस्ट्रेलिया क्या है? वहाँ पर मरुस्थल ही मरुस्थल पाए जाते हैं। ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ग्रेट सिप्सन मरुस्थल। चलिए बात कर लें, अगला क्या है? इसे प्यासी प्यासी धरती की भूमि भी कहा जाता है। भाई जब क्या होंगे, मरुस्थल ज़्यादा पाया जाएगा तो इसी वजह से इसको कहा जाता है प्यासी धरती की भूमि। अच्छा, जब मरुस्थल पाया जाता तो इसकी जो जड़ें होती हैं वो पानी की तलाश में अधिक गहरी गहरी तक जाती हैं, पानी की तलाश में। वहाँ पर ये पौधा काफ़ी उपयोगी होता है भाई, क्योंकि जड़ें क्या है, काफ़ी गहराई तक जाती हैं पानी की खोज में। तो ये वहाँ पर ये पौधा क्या होता है? बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। रेगिस्तानी ओक का जो तना होता है स्कूल के छत के बराबर, रेगिस्तानी ओक का जो तना होता है स्कूल की छत के बराबर, अर्थात 10 से 12 फीट या 4 मीटर होता है। ये 10 से 12 फीट या 4 मीटर होता है। रेगिस्तानी ओक की जड़ें, जो रेगिस्तानी ओक की जड़ें होती हैं वो तने से 30 गुना गहरी होती हैं। हमने क्या कहा था अभी? जहाँ भाई मरुस्थल मरुस्थल है चारों ओर, तो भाई जड़ों को चाहिए पानी, पानी चाहिए तो वो क्या है, ज़्यादा अंदर घुसती ही चली जाती हैं जहाँ तक उनको, जब तक उनको पानी नहीं मिलता है। तो इसी वजह से क्या होती हैं, रेगिस्तानी ओक की जो जड़ें हैं वो तनों से 30 गुना गहरी होती हैं। और इसी तने में क्या है, रेगिस्तानी ओक के तने में जल संघनित होता है। जो तने होते हैं उसी में जल होता है, पानी पाया जाता है। तो जब कभी स्थानीय जो व्यक्ति होते हैं, लोग होते हैं, जब वहाँ पर जल संकट आता है तो वो क्या करते हैं, पाइप की सहायता से और चाकू की सहायता से जल का उपयोग कर लेते हैं। चलिए अगला हम बात कर ले। अगर आपने इतना कंप्लीट कर लिया तो रेगिस्तानी ओक से एक भी सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। चलिए और आगे देख लेते हैं। घट पड़ने की बात कर लें, अगर किसकी बात कर लें, घट पड़ने को, इसी को कहा जाता है नेपेंथेनीज। घट पड़ने या नेपेंथेनीज, घट पड़ने की बात कर लें तो ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। ये क्या है, एक घड़े के समान की आकृति वाला एक पौधा होता है। ये देखिए, ये घड़े के समान की आकृति वाला ये पौधा होता है और इसमें क्या ऊपर पत्ती लगी होती है ऐसे करके। तो ये क्या है, इसी वजह से इसका नाम पड़ा घट पड़नी। और ये भारत में तो मेघालय में पाया जाता है, लेकिन विश्व में कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है। ये पूछा जाता है घट पर्णी पौधा कहाँ पर पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया दिया होता है, इंडोनेशिया दिया होता है, मेघालय दिया होता है और जापान दिया होता है मान लीजिए। तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है और मेघालय में पाया जाता है, जापान में नहीं पाया जाता। कथन बना देते हैं सीधे, अगर आपको याद होगा तो बड़े आसानी से आप कर पाएंगे। अच्छा, घट पड़ने की और विशेषताएं देख लेते हैं क्या क्या हैं भाई। घट पड़नी को शिकारी पौधा भी कहा जाता है। भाई घट पड़नी को शिकारी पौधा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो क्या करता है, जैसे जितने भी कीट पतंगे होते हैं उसमें एक प्रकार की गंध आती है, तो उसके माध्यम से कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। देखिए जैसे ये यहाँ पर कीट है कोई, यहाँ पे कोई कीड़ा है तो उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। जैसे ही आकर्षित करता है, जैसे ही वो ऊपर मुंह के ओर जाता है, वैसे ही ये जो पत्ती ऊपर से बंद हो जाती है और उसी में फंसकर कीट क्या है, मर जाता है। तो इसीलिए इसको शिकारी पौधा भी कहा जाता है। अब इसमें ये किसका शिकार करता है, किस किस कीट का शिकार करता है, किस किस कीट का शिकार करता है? चूहे का शिकार करता है, मेढक का शिकार करता है और अन्य कीट मकोड़ों का शिकार करता है। इसका इसका आकार लंबे, इसका आकार क्या होता है, लंबे घड़े नुमा आकृति
का होता है। इसका जो आकार होता है लंबे घड़े नुमा आकृति का होता है। इसका जो आकार है देखिए लंबे, ये ऐसे करके घड़े नुमा आकृति का होता है। इसका आकार एक लंबे घड़े नुमा आकृति का होता है, इसी वजह से इसका नाम पड़ा क्या, घटपर्णी। अब बात कर लेंगे घड़े के मुख के पास, घड़े के मुख के पास कांटे नुमा आकृति लगी होती है। देखिए घड़े का मुख है जो ये कांटे नुमा आकृति पाई जाती है। एक मिनट, ये जो है ये कांटे नुमा आकृति होती है। जैसे ही कोई कीट यहाँ पर जाता है वैसे ही ये पत्ती क्या है, बंद हो जाती है और वो कीट उसमें फंसकर क्या होता है, मर जाता है। जैसे ही कोई जीव वहाँ पहुँचता है उसका शिकार हो जाता है। जैसे ही कोई जीव पहुँचता है और पत्ती बंद हो जाती है और वो उसमें फंसकर मर जाता है। घटपर्णी से एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है। क्या बताया था मैंने, घटपर्णी से एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है जिससे आकर्षित होकर विभिन्न प्रकार के जीव उसकी ओर खिंचे चले आते हैं। क्या है, खिंचे चले आते हैं, उसके पास खिंचे चले आते हैं और क्या होता है, और उसका शिकार बन जाते हैं। भाई क्या है, जैसे ही खुशबू आती है तो वो जितने भी कीट पतंग हो गए, मेढक हो गया, चूहा हो गया और मकड़ी हो गई, ये सब क्या है उसके पास चले जाते हैं और जो घड़े नुमा आकृति उसके जैसे ही पास जाते हैं वैसे ही पत्ती क्या ऊपर से बंद हो जाती, कांटे नुमा पत्ती होती ऊपर से बंद हो जाती है और वो घड़े नुमा आकृति में फंसकर मर जाते हैं। अच्छा ये बताइए ये कीट भक्षी पौधा क्यों कहलाता है, क्यों ये जीवों को मारता है, क्यों ये जीवों को मारता है, क्यों ये कीटों को मारता है, कोई तो कारण होएगा ही। चलिए देख लेते हैं क्या कारण है। अब इसमें यह है, घटपर्णी उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पर मिट्टी में नाइट्रोजन का अभाव होता है या कमी पाई जाती है। भाई घटपर्णी वहीं पर पाया जाता है जहां की मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। इस कारण से वो क्या करता है, कीटों का भक्षण करता है, शिकार करता है। अच्छा बात कर लें कीट भक्षी पौधों के नाम। कीट भक्षी पौधों के कौन कौन से नाम है, कौन कौन से कीट भक्षी पौधे हैं। पहले की बात कर लें नेपेंथेनिज, घटपर्णी को ही कहा जाता है नेपेंथेनिज। दूसरा है ड्रूसेरा, दूसरा क्या है ड्रूसेरा, और तीसरा है यूट्रीफुलेरिया, तीसरा क्या है यूट्रीफुलेरिया, तीसरा क्या है यूट्रीफुलेरिया। चलिए कोई पूछे घटपर्णी के अन्य नाम तो क्या है, नेपेंथेनिज है, ड्रूसेरा है और यूट्रीफुलेरिया है। ये तीन नाम आप याद रखिए, यही पेपर में पूछे जाते हैं और घटपर्णी से एक भी सिंगल क्वेश्चन है बाहर नहीं जाएगा अगर आपने इतना कवर कर लिया। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात कर लेंगे खेजड़ी की। खेजड़ी एक विशाल छायादार वृक्ष है। हाँ खेजड़ी क्या है, एक विशाल छायादार वृक्ष है। इसकी छाया में स्थानीय बच्चे खेलते कूदते हैं। भाई क्या है, जैसे गांव में बच्चे क्या है, जैसे बहुत बड़ा पेड़ है, जैसे खेजड़ी है तो वहाँ पर बहुत बड़ा पेड़ है और राजस्थान भाई गर्म इलाका है तो उसकी वजह से उसकी जो पेड़ है उसकी छाया में बच्चे बहुत ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं। खेजड़ी राजस्थान राज्य के थार रेगिस्तान में पाया जाता है। खेजड़ी जो वृक्ष है राजस्थान के थार रेगिस्तान में पाया जाता है। खेजड़ी की जड़ें गहरी होती हैं। खेजड़ी की भी जड़ें क्या है भाई, पानी की तलाश में जड़ें क्या हैं, गहराई तक जाती हैं पानी की तलाश में, और कम पानी में भी इस रह सकती हैं, और कम पानी में भी ये क्या है पौधा जीवित रह सकता है। खेजड़ी की छाया में स्थानीय बच्चे खेलते कूदते हैं। भाई खेजड़ी की छाया में क्या है, स्थानीय बच्चे खेलते कूदते हैं। खेजड़ी की छाल का प्रयोग दवा औषधि बनाने में किया जाता है। जो खेजड़ी की छाल है और उसकी जो फली है उन दोनों का प्रयोग क्या है, फली का प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है और खेजड़ी की छाल का प्रयोग औषधियों के रूप में किया जाता है। उनसे विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ बनाई जाती हैं। बहुत ही ज़्यादा उपयोगी पौधा है राजस्थान का खेजड़ी। अब बात कर ले खेजड़ी की पत्तियों का प्रयोग चारे के लिए किया जाता है। जो खेजड़ी की पत्तियां हैं उसका भी प्रयोग किसके रूप में किया जाता है, चारे के रूप में किया जाता है। इसकी महत्ता को देखकर राजस्थान सरकार ने इस वृक्ष को राजकीय वृक्ष घोषित कर दिया। इसकी महत्ता को देखते हुए राजस्थान सरकार ने इसको क्या राजकीय वृक्ष क्या कर दिया, घोषित कर दिया। अब एक भी क्वेश्चन सिंगल नहीं है जो बाहर जाए खेजड़ी से। चलिए और आगे देख लेते हैं। अब हम बात कर लेंगे 3 की। इसमें क्या है,
कवक है, शैवाल है और लाइकेन। कवक और शैवाल का जो सहजीवन है वही कहलाता है लाइकेन। चलिए कवक के बारे में पहले बात कर ले। कवक सफ़ेद रंग का होता है। कवक क्या है? सफ़ेद रंग का होता है। ये देखिए, ये आप चित्र देखिए, ये क्या है? कवक। कवक क्या है? सफ़ेद रंग का होता है। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। भाई सफ़ेद रंग का है तो क्लोरोफिल कहाँ से पाया जाएगा? इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए वह अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की विधि के माध्यम से नहीं बना पाता। भाई अगर उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से कैसे भोजन बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। तो ये भोजन के लिए इधर उधर भटकता रहता है। इसलिए कवक सड़े गले स्थानों में ही पाया जाता है। इसलिए कवक क्या? सड़े गले स्थानों पर पाया जाता है। अर्थात कवक की मुख्य समस्या क्या है? भोजन। भाई भोजन की तलाश में ये इधर उधर कीचड़ वाले में, सड़े गले जहाँ पदार्थ होते हैं वहाँ पर पाया जाता है। किसकी? भोजन की तलाश में। अब भाई इसके पास भोजन नहीं है। चलिए और आगे बात कर लेते हैं। और शैवाल के पास क्या है? आधार नहीं है। इस वजह से इनका सहजीवन कहलाता है लाइकेन। चलिए आगे देख लेते हैं शैवाल को। अब शैवाल की बात कर लेंगे। शैवाल क्या है? शैवाल हरे रंग का होता है। भाई शैवाल हरे रंग का होता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। जब भाई क्लोरोफिल पाया जाएगा तो ये भोजन भी बनाएगा। प्रकाश संश्लेषण की विधि के माध्यम से भोजन भी बना सकता है। भाई प्रकाश संश्लेषण की विधि के माध्यम से ये भोजन बनाता है। लेकिन शैवाल की मुख्य समस्या क्या है? आधार है। शैवाल के पास क्या होता? आधार नहीं होता। कवक और शैवाल के मध्य सहजीवन से जहाँ कवक को शैवाल से भोजन प्राप्त होता है, वहीं शैवाल को कवक से आधार प्राप्त होता है। भाई जो कवक है वो शैवाल को क्या? आधार देता है। ये देखिए, ये क्या है? ये क्या है? ये है कवक और इसी के ऊपर क्या है? शैवाल आ जाते हैं, इसके ऊपर स्थित हो जाते हैं। तो कवक को क्या है? भोजन कौन देता है? शैवाल देता है। और शैवाल को आधार कौन प्रदान करता है? कवक प्रदान करता है। तो इन्हीं दोनों का सहजीवन लाइकेन कहलाता है। चलिए और आगे देख लेते हैं। लाइकेन की बात कर लें। लाइकेन एक सहजीवी पौधा है। लाइकेन क्या है? सहजीवी पौधा है। दो जीवन पाए जाते हैं इसमें, कवक और शैवाल से मिलकर क्या बना? लाइकेन। लेकिन कवक एवं शैवाल के मध्य सहजीवन का परिणाम है। ये कवक एवं शैवाल के मध्य क्या है? सहजीवन का परिणाम है। लाइकेन को वायु प्रदूषण का सूचक कहा जाता है। अब क्या है? लाइकेन वहाँ पर लगाया जाता है जहाँ CO2 की मात्रा अधिक होती है। जैसे ही CO2 की मात्रा वायुमंडल में अधिक होगी, जैसे ही SO2 की मात्रा वायुमंडल में अधिक होगी, वैसे लाइकेन वहाँ से नष्ट होने लगेगा। तो हमें पता चल जाता है कि वायुमंडल में SO2 की मात्रा बढ़ रही है। यह वायु प्रदूषण में SO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो उस क्षेत्र में पाए जाने वाले लाइकेन समाप्त हो जाते हैं। तो उस क्षेत्र में पाए जाने वाले क्या हैं? लाइकेन समाप्त हो जाते हैं। चलिए और बात कर लें आगे। पीपल की बात कर लेंगे। पीपल एक विशाल छायादार वृक्ष है। पीपल क्या है? एक विशाल छायादार वृक्ष होता है। पीपल का तना एवं जड़ें दूर तक फैली होती। पीपल के तना एवं जड़ें दूर तक फैली होंगी। देखिए पीपल यहाँ लगा हुआ है तो इसकी जड़ें यहाँ तक जाएंगी। पूरी जड़ें क्या है? दूर दूर तक फैली होती हैं। तभी कहते हैं घर के बाहर क्या है? पीपल नहीं लगाना चाहिए, घर से काफ़ी दूर लगाना चाहिए पीपल, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत दूर तक फैली होती हैं। कहो ये अगर आपका मकान बना है तो जड़ें कहो इसके नीचे तक चली जाए तो आपके मकान को ये कमज़ोर करेंगी कि नहीं करेंगी? करेंगी। तो इस वजह से कहा जाता है पीपल घर से काफ़ी दूर लगाना चाहिए। अब अगला क्या कह रहा है? पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। भाई पीपल हम सभी को लगाना चाहिए। पीपल क्या? एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। गजब है। पीपल को बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। पीपल को बोधि वृक्ष भी कहा जाता है क्योंकि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। महात्मा बुद्ध को क्या है? ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। इसी वजह से इसको बोधि वृक्ष के भी नाम से जाना जाता है। पूछा जाता है बोधि वृक्ष किसको कहते हैं? पीपल को बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। चलिए और देख लेते हैं। बरगद के बारे में बात कर लें। बरगद किसके बारे में बात करेंगे? बरगद एक विशाल छायादार वृक्ष है। बरगद क्या है? एक विशाल छायादार वृक्ष है। बरगद की
जड़ें दूर तक फैली होती। भाई इसकी भी जड़ें दूर तक फैली होती हैं। बरगद की तने जड़े से लटकी रहती हैं। ये देखिए तने जो हैं जड़े से लटकी रहती हैं। ये देखिए ऐसे 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 करके लटकी रहती हैं, जो इसे सहारा प्रदान करती, जो इसे क्या है सहारा देने का कार्य करती हैं। चलिए और आगे देख लेते हैं। बस ऐसे ही आप छोटे छोटे वीडियो में कवर कर लीजिए। निश्चित रूप से यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जेट्रोपा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। जेट्रोपा मुख्यतः ब्राज़ील में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है पौधा? ब्राज़ील का पौधा है। कहाँ का पौधा है? ब्राज़ील का पौधा है। जेट्रोपा में बायोडीजल बनाया जाता है। जेट्रोपा से क्या है? बायोडीजल बनाया जाता है। जो इसकी फली है, फली से क्या है तेल निकाला जाता है, तो उससे क्या बनता है? बायोडीजल बनता है। उससे क्या बनता है? बायोडीजल बनता है। उससे क्या बनता है? बायोडीजल बनता है। जेट्रोपा की खेती उन क्षेत्रों में भी किया जा सकता है जो शुष्क या मरुस्थल क्षेत्रों। जेट्रोपा की खेती वहाँ भी की जा सकती है जहाँ रेगिस्तान हो, जहाँ क्या है मरुस्थलीय क्षेत्रों, वहाँ पर भी, और शुष्क क्षेत्रों वहाँ पर भी जेट्रोपा की खेती की जा सकती है। भारत में जेट्रोपा के स्थान पर बायोडीजल के लिए करंज एवं पोमोलिया का इस्तेमाल किया जाता है। करंज एवं पोमोलिया का इस्तेमाल किया जाता है भारत में जेट्रोपा की जगह बायोडीजल के लिए। यूकेलिप्टिस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूकेलिप्टिस की बात कर ले। यूकेलिप्टिस, इसको सपेदा की भी कहा जाता है। इसको सपेदा कहा जाता है। इसको सपेदा भी कहा जाता है। यूकेलिप्टिस को क्या कहा जाता है? सपेदा भी कहा जाता है। यूकेलिप्टिस मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया का वृक्ष है। यूकेलिप्टिस मुख्यतः कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया का वृक्ष है। यूकेलिप्टिस को सामाजिक वानिकी का या पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी कहा जाता है। भाई इसको आतंकवादी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या है, जैसे ये है खेत, ये बड़ा सा क्या है, ये खेत है। अब ये खेत यहाँ पर अगर आपने ऐसे लगा दिए तो ये क्या करेगा, यहाँ से जितना भी जल है उसको सोख लेगा। क्या करेगा? सोख लेगा पेड़ में। तो यहाँ की भूमि क्या हो जाएगी? अनुपजाऊ हो जाएगी। भाई अगर पेड़ों को पानी नहीं मिलेगा तो क्या है? पेड़ सूख जाएंगे। तो ये क्या है? अनुपजाऊ हो जाएगी खेती इतनी। तो इसी वजह से पेड़ों के, खेतों के किनारे क्या है, यूकेलिप्टिस नहीं लगाने चाहिए। ये बहुत लंबे होते हैं, ये देखिए सीधे लंबे लंबे होते हैं। क्योंकि यूकेलिप्टिस एक दिन में लगभग 40 लीटर जल का अवशोषण करता है। भाई ये एक दिन में लगभग 40 लीटर जल का अवशोषण कर लेता है। तो भाई जितने भी पेड़ पौधे हैं उसके आसपास, वो सब क्या है? सूख जाते हैं। उनको पूर्ण रूप से क्या है? पानी नहीं मिल पाता है। तो इस वजह से इसको पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी कहा जाता है। यूकेलिप्टिस को भारत में समाज की वानिकी कार्यक्रम के तहत 1976 में भारत में लाया गया था। 1976 में इसको क्या कहाँ लाया गया था? भारत में लाया गया था। चलिए क्रॉटन की बात कर लें। क्रॉटन की बात कर लें। क्या कह रहा है? क्रॉटन को जल का प्राकृतिक सूचक कहा जाता है। क्रॉटन क्या है? क्रॉटन को जल का प्राकृतिक सूचक कहा जाता है। क्रॉटन को मुख्य फसल के साथ लगा दिया जाता है। भाई क्रॉटन को मुख्य फसल के साथ लगा दिया जाता है मेड़ में, कि जिससे कि जैसे ही खेत में पानी की कमी हो जाए तो क्या है, वो पहले सूख जाता है क्रॉटन। तो जिससे पता चल जाता है हाँ सिंचाई की आवश्यकता है। तो मुख्य फसल की सिंचाई कब करना है, इसकी सूचना क्रॉटन देता है। क्योंकि क्रॉटन की जड़ें गहरी नहीं होती हैं। क्रॉटन की जो जड़ें हैं गहरी नहीं होती हैं। जल संकट होने पर बहुत जल्दी सूख जाती हैं। भाई जैसे जल संकट होगा तो जल्दी सूख जाएंगी। तो पता चल जाएगा हमें क्या है, सिंचाई करनी है। तो इससे क्या है, पूरा का पूरा पता चल जाता है हमें कि कब कब हमको क्या है, खेत में सिंचाई करनी है। चलिए, और आप देखेंगे यहीं से ही पूरा का पूरा जितने भी पेड़ आते हैं, ट्री से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, वो सारे के सारे आपके इस वीडियो में ख़त्म हो गए। और ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो आते रहेंगे। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप देखेंगे सीटेट में निश्चित है यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।